दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी और 4 PM गुजरात और दस्तक दोनों में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। हम एक श्रृंखला चला रहे हैं, हम एक सीरीज चला रहे हैं, आप जानते हैं, जिसका नाम है गुजरात की राजनीति के बुझते सितारे। उसमें हमने शुरुआत की विजय रूपाणी साहब की, कैसे अचानक से उनका उदय हुआ, कैसे अस्त हुआ। 6 एपिसोड हम कर चुके हैं इसमें। और उनके कार्यकाल का जो सबसे बड़ा चैलेंज था, हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि उनका चैलेंज ये था कि वो खुद भी जानते थे और ये वास्तविकता भी थी कि वो आंदोलनों की स्थिति के चलते वो मुख्यमंत्री बने थे। अदरवाइज उनका अगर सीनियरिटी के मामले में देखा जाए तो मुख्यमंत्री बनना कभी मुमकिन नहीं था। तो मुख्यमंत्री तो बना दिए गए। एक तरफ से उनको आंदोलनों को जो जो चल रहे थे, पाटीदार, ओबीसी, एससी, एसटी, दलित, ये सब जो चल रहे थे आंदोलन, उनको टैकल भी करना था। और दूसरा, उनको अपने आप को साबित करना था। मंत्रिमंडल में जो उनसे बहुत सीनियर लोग बैठे थे, नितिन पटेल साहब के साथ-साथ भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा थे, वो बड़े उनसे सीनियर थे। इस मामले में सौरभ पटेल बहुत उनसे सीनियर थे। इस मामले में जयदेव सिंह परमार भी उनसे सीनियर थे, समझे आप? तो ये बहुत सीनियर लोगों के बीच में उनका ये था कि अपने आप को साबित कैसे करें कि ये लोग जो है, ये उनको इतनी ही रिस्पेक्ट दें, उतनी ही रिस्पेक्ट दें जितनी उनको सीएम होने के कारण मिलनी चाहिए। ये कुछ ऐसा ही एग्जाम्पल है, मैं बता दूं आपको कि जिस वक्त महेंद्र सिंह धोनी भारत की टीम के कप्तान बने थे, तो आप जानते हैं कि उस समय कितने सीनियर लोग थे उनके, जो नीचे खेल रहे थे। साक्षात सचिन तेंदुलकर साहब, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, अनिल कुंबले, हरभजन सिंह, ये सब उनसे सीनियर थे। जहीर खान, वीरेंद्र सहवाग, है ना, ये भी उनसे सीनियर थे। तो ये बड़े नाम थे सब। उन्होंने अपने आप को साबित करके रखा हुआ था। और इन सब सीनियरों के ऊपर कैप्टन, बतौर कैप्टन आके फिर वो सिर्फ परफॉर्म करना, अपने आपका परफॉर्मेंस देना, वो अलग बात हो जाती है। साथ में टीम का परफॉर्मेंस निकालना, ये भी अलग बात हो जाती है। और सबकी सहमति से रिस्पेक्ट अर्न करते करते परफॉर्मेंस देना, ये एक अलग बात हो जाती है। तो जैसे क्रिकेट में होता है, वैसे ये पॉलिटिक्स में भी होता है। वही स्थिति जो थी, वो विजय रूपाणी साहब की थी। तो ये बड़ी चैलेंज थी उनके लिए। और दूसरी ओर से वो एक अपनी छवि बनाने में लगे थे कि बड़े संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं वो। वही स्लोगन भी उन्होंने रखा था कि संवेदनशील सरकार। हालांकि गुजराती में संवेदनशील का मतलब जो है वो काफी सेंसिटिव होता है, जो पॉजिटिव सेंस में नहीं है। पर हिंदी में मुझे लगता है कि उसका मतलब जो है पॉजिटिवली होता है कि बहुत संवेदनशील व्यक्ति या कोई बात है। तो फर्क है थोड़ा। पर वो ठीक है, उनको किसी ने कोई सलाह दी नहीं थी, उन्होंने वही रखा था। लेकिन वो अपने आप को संवेदनशील मुख्यमंत्री के तौर पर प्रस्तुत करना चाहते थे। सबके साथ एक बड़ा सौजन्य से, बड़ा एक सौहार्दपूर्ण बर्ताव करने की कोशिश करते थे। और तो बड़ा कठिन था उनको। वो ही वाज वॉकिंग ऑन अ वेरी टाइट रॉप। एक रस्सी पे चल रहे थे वो। तो इस दौरान क्या हुआ कि जैसे हमने पिछले एपिसोड में बता दिया कि वो सब तो चला। फिर हमने, हमारे अखबार ने एक खबर छाप दी, जल कपट करके। जल कपट। वो एक, हम हमारे पास जो है ड्रोन, दिव्य भास्कर के पास उस समय भी बहुत अच्छा एक ड्रोन फोटोग्राफी की जाती थी। तो ड्रोन से जो है भरूच के उस अखात में, उस बे में जहां पे नर्मदा आके मिलती है, वहां से लेके बहुत बड़ा एक एरियल शॉट लिया गया था, जो आपको याद है ठीक से। तो एरियल शॉट लिया गया था और ये कहा गया था कि पानी नहीं है भैया। और वो फिर बात जो है वहां तक की गई कि नर्मदा डैम में भी पानी नहीं है, सिर्फ 2 मीटर पानी बचा हुआ है। और वो रिपोर्ट हमने जो है ढूंढ के निकालने की कोशिश की। पहले वो बताते, रिपोर्ट जहां तक वो रिपोर्ट का सवाल है, ये कहा गया कि ये तो एक तरह का जल कपट है। जल संकट होना अलग बात है, देखिए। पानी नहीं है, ये अलग बात है। कम हो चुका है। फरवरी का, मेरे ख्याल से रिपोर्ट था ये, 2018 फरवरी का, जहां तक मुझे याद है।
अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2018 की फरवरी का रिपोर्ट था, पहले वीक का था, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी का था। और हमारे अखबार ने, हालांकि ये काम हमारा स्टेट ब्यूरो का हुआ करता था, लेकिन हमारे जो सिटी एग्जीक्यूटिव एडिटर साहब थे, गोलवलकर साहब, उन्होंने अपनी टीम से ये सब से जो है तो सब करवाया एक रिपोर्ट। और जल संकट की बात करते तो ठीक रहता, लेकिन उन्होंने लिख दिया जल कपट। जैसे उसमें हमने कहा कि हम उस समय भी सहमत नहीं थे, ये खामखा इसको जो है हम इसको जो ये सनसनीखेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका कोई हमको मतलब नहीं दिख रहा है। जल संकट हो सकता है, पर वो एडमंड थे कि नहीं, ये तो जल कपट ही है, सरकार झूठ बोल रही है पानी के नाम पे, लोगों से सरकार झूठ बोल रही है, क्योंकि सिर्फ 2 मीटर पानी बचा हुआ है। और कुछ आंकड़े हमारे पास है उस समय के, तो उसमें ये कहा गया था भास्कर में कि नर्मदा का लघुत्तम जो स्तर है वो 110.7 मीटर है, और अभी डैम में सिर्फ 112.22 मीटर पानी है, मतलब कि सिर्फ 2 मीटर बचा है। मतलब लघुत्तम स्तर से 2 मीटर बचा हुआ है। 110 हो जाएगा तो लघुत्तम स्तर हो जाएगा। और ये कहा गया कि 1 से 15 दिसंबर के बीच में 3 मीटर पानी छोड़ दिया गया था, और अब इतना भी नहीं बचा जो पिछले 15 दिन में पानी छोड़ा गया था। और डैम जो बांध है वो खाली हो रहा है। 5,611 क्यूसेक पानी जो है वो मध्य प्रदेश की ओर से डैम में आ रहा है, जबकि यहाँ से 8,800 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। तो जितना आ रहा है उससे ज्यादा छोड़ा जा रहा है। और फिर ये कहा गया कि गुजरात की 75% जो पॉपुलेशन है वो तो नर्मदा के पानी पर आधारित है, उसी के सहारे है। मतलब कि 169 छोटे बड़े शहर और 12,028 गांव इसमें शामिल है। और फिर ये हमने ये भी कोट कर दिया था कि भाई सरकार के जो कुछ वर्जन थे, कि उस समय खुद मुख्यमंत्री रूपाणी ने ये एक बयान दिया था कि भाई नर्मदा जो बांध है, सरदार सरोवर बांध है, उसमें पानी कम बचा हुआ है, इसलिए हमें इस समर में, जो समर आने वाला था 2018 का, तो उसमें हमको लोगों को पीने के लिए पानी देना, ये हमारी एक जिम्मेदारी बन जाती है। इसलिए हम किसानों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस बार जो वो जो क्रॉप होता है, समर क्रॉप होता है, वो न लें। ये उनका निवेदन था, ये भी वास्तविकता है। और चीफ सेक्रेटरी थे उस समय के जे एन सिंह साहब, जिसका जिक्र हम कर चुके हैं, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि सरकार इस समर के दौरान उद्योगों को, इंडस्ट्रीज को पानी नहीं दे पाएगी। इसीलिए स्थानिक जो इकाई की संस्थाएं हैं, जैसे कॉरपोरेशन है, नगर निगम है, वो सब जो है वो अपने अपने क्षेत्र में जो उद्योग है उनके लिए पानी की वैकल्पिक व्यवस्था खड़ी करे। ये भी एक बयान था। एक सलाहकार हुआ करते थे, बी एन नवलावाला साहब, उनका भी एक सीएम के सलाहकार हुआ करते, तो उनका भी एक और वो जल प्रबंधन का जो डिपार्टमेंट था उस क्षेत्र के सलाहकार थे। तो उनका भी एक स्टेटमेंट आ चुका था कि ये वो धारणा बदलनी पड़ेगी कि हम सरदार सरोवर के सहारे ही रहे पानी के मामले में। हमको अब नर्मदा के पानी को हमारे उपयोग करने के लिए जो पानी का मुख्य स्रोत समझते हैं, ऐसा मानना हमें बंद करना पड़ेगा। ये भी था। ये हमने, हमारे अखबार ने छाप दिया। अब ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे मैं बोल चुका हूं अभी इसी एपिसोड में, शुरुआत में, कि ये बड़ी एक एक तंग खींची हुई रस्सी पर चल रहे थे। जैसे आप देख रहे हैं ना, वो हम बहुत सारे लोग जो है, छोटी बच्चियां जो है वो खेल दिखाती है, वॉकिंग ऑन अ वेरी टाइट रॉप, झूलते हुए, झूलता हुआ भी होता है, कई बार वो टाइट भी होता है, अलग तरह के करतब करती हैं वो छोटी छोटी बच्चियां या बच्चे। उनकी स्थिति वो थी, सीनियरिटी प्रूव थी नहीं, रिस्पेक्ट गेन करनी थी, कैबिनेट में और संगठन में उतनी उनकी सुनी जा नहीं रही थी। जो संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे, जीतू वाघाणी, वो अपने आप में एक एक तरह से कहा जाए कि उस समय वो लायबिलिटी सिद्ध हो रहे थे सरकार पर और पार्टी पर। और नितिन पटेल साहब और उनके जितने भी और साथी थे और पाटीदार समाज, उनका तो एक तरह से गुस्सा था ही था कि ये कैसे इनको बिठा दिया गया। तो उनको हर चीज प्रूव करनी थी। तो वो
उनके लिए ये था नहीं गवारा कि कोई ऐसी रिपोर्ट छप जाए जो उनकी ये जो कोशिश सब चल रही है संवेदनशील मुख्यमंत्री बनने से लेके बड़े सौजन्यशील, बड़े आम आदमी की छवि वाली एक जो उनकी कोशिश थी, तो उस पर फिर गहरा आघात होता। और ये जो जल कपट लिखा था, जल संकट की जगह वो उनको बड़ा टच कर गया, बड़ा हर्ट कर गया। उनका फ़ोन आया हम पे। कहा कि ये क्या आप लिख रहे हैं? कौन-सा कपट है? फिर हम खुद जब कह रहे हैं कि पानी नहीं है, पानी कम है, जब हम खुद ही कह रहे हैं, तो हम कहाँ कपट कर रहे हैं ये बताइए? अब देखिए यहाँ हमको उनकी बात जो है जैसे अब अगले दिन शाम को भी हम डिबेट कर चुके थे और डिसएग्री थे हमारे मैनेजमेंट से कि ये हेडलाइन हम ठीक नहीं कर रहे हैं। ये कपट नहीं है, संकट की बात कर सकते हैं। उन्होंने वही लॉजिकल सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि अब बताइए कपट कहाँ कर रहा हूँ? जब मैं खुद कह रहा हूँ मेरा एक पब्लिक स्टेटमेंट है कि भैया पानी इस बार हम जो है पीने के पानी को बचा के रखने के लिए हम ना अभी किसानों को भी देने की सोच रहे हैं, तो किसानों को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस बार समर क्रॉप ना लें वो। उद्योगों को पानी नहीं दिया जाएगा। तो पानी कम है तो हम खुद कबूल कर रहे हैं, तो हम कपट कहाँ कर रहे हैं ये हमको बताइए आप। हमने कहा कि अब आपकी बात सही है। उन्होंने कहा कि नहीं अब आप आइए मैंने कहा सर एक मिनट रुकिए ये रिपोर्ट हमारे हमने या हमारी टीम ने नहीं की आपको लगता होगा कि स्टेट ब्यूरो ने की है पर ये स्टेट ब्यूरो की रिपोर्ट नहीं है ये हमारे जो एग्जीक्यूटिव एडिटर साहब है गोलवलकर साहब वो भी अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं तो ये उन्होंने की हुई रिपोर्ट है हमारी रिपोर्ट नहीं है तो बोले यार आप उनको भी लेके आइए हम आपको प्रेजेंटेशन देते हैं हमने कहा कि अब उन्होंने रिपोर्ट छापी है तो आप प्रेजेंटेशन उन्हीं को दीजिए हम तो आके क्या करेंगे देख के तो खैर गोलवलकर साहब गए और गोलवलकर साहब को सीएम हाउस पे रूपाणी साहब ने कुछ मेरे ख्याल से चीफ सेक्रेटरी समेत कुछ 4 या 5 सेक्रेटरीज को रखा था। उन्होंने पूरा एक प्रेजेंटेशन दिया अखबार के सिटी एडिशन के एडिटर को एक प्रेजेंटेशन दिया और ये उनको समझाने की कोशिश की कि यहाँ हम कपट कुछ नहीं कर रहे। हम सिर्फ जो स्थिति है एज़ इट इज़ उसको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, हम कहाँ कुछ छुपा रहे हैं। तो ये आप जो आपने छापा ये गलत है, आप देखिए ये पूरा सरकार का एक हमको हर चीज़ आपको खोल के दिखा रहे हैं। वो पूरा एक पावर पॉइंट से लेके हर चीज़ उन्होंने अपने सीएम हाउस में दिखा दी इनको। और हमारे गोलवलकर साहब जो थे उनको ये सब चीज़ से कोई मतलब था नहीं, क्योंकि उनको वो स्टेट ब्यूरो जो है, वो उनको था कि ये कैसे कमान में आ जाएगा। तो जैसे मैंने कहा कि वो राजनीति सिर्फ राजनीति में नहीं होती, राजनीति पत्रकारिता में उतनी होती है और मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, अगर इस कार्यक्रम को सुन भी रहे हैं तो मुझे कोई उनके प्रति ना कटुता है, ना कोई घृणा है, पर जो वास्तविकता है मैं वही बता रहा हूँ। तो वही वास्तविकता थी कि हम जो सीधा स्टेट ब्यूरो को रिपोर्ट करते थे, उनको पसंद नहीं था और वो चाहते थे कि वो सब हम जो है उन्हीं को ये पहले इनको माने, फिर स्टेट एडिटर साहब को माने। पर वो क्योंकि इट वाज़ नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट ब्यूरो, तो वो मुमकिन नहीं था। तो उन्होंने कैसे भी करके एक तरह से ट्विस्ट करने की और ट्रिक करने की कोशिश की थी कि इसके इस जर्नलिस्ट के मयूर जानी नाम के जर्नलिस्ट के जो उसके पास एक वांटेज पॉइंट बना हुआ है जिसको पहले खबर पड़ जाती है, मालूम हो जाता है, तो कहीं न कहीं मुझे ये लगता है कि ये कोशिश थी उनकी कि इसमें कहीं बाधा खड़ी हो जाए। खैर विजय रूपाणी की बात कर रहे हैं तो ये एक बता दें कि उन्होंने ये कोशिश की और ये इसलिए की क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में किसी भी मुख्यमंत्री की अ, प्रति आप ये उम्मीद रख नहीं सकते कि किसी अखबार ने कुछ छाप दिया और उन्होंने उनके लोगों को बुला के प्रेजेंटेशन दे दिया अपने सेक्रेटरी के साथ कि देखिए भई आप जो लिख रहे हैं वो ठीक नहीं है, वो गलत है। पर हालाँकि हमारे अखबार ने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वो करना नहीं चाहते थे, ठीक है। और उनको थोड़ा दुःख हो गया, उनको मन में थोड़ा दुखी हुए तो कुछ ही दिनों में अल्पेश ठाकोर जो उस समय ओबीसी, एससी, एसटी मोर्चा बना के आंदोलन कर रहे थे, उनके मेरे ख्याल से भतीजे की शादी थी, ऐसा मुझे जहाँ तक मालूम पड़ता है। तो वहाँ शादी का न्योता था तो हमको भी था, मुख्यमंत्री साहब को भी था। विपक्ष के उस समय के नए-नए जो अ, नेता बने थे अ, परेश धाराणी साहब, उनको भी था।
तो वहाँ सब मिले, तो रूपाणी साहब जो है बड़े हमसे, हाँ, बहुत कम उनको नाराज़ उस तरह से होते हुए देखा है, तो उस समय बड़े नाराज़ वाले मूड में थे। बोला, "मयूर भाई, ये आप लोगों ने ठीक नहीं किया।" मैंने कहा, "देखिए, मैं आपसे इस बारे में सहमत हूँ कि ये अखबार, हमारे अखबार ने जो छापा है, वो ठीक नहीं छापा है, लेकिन आपको इतना भी जो है मतलब इससे जो है चरमरा जाएँ आप, ये ठीक नहीं है।" बोले, "मैं ये कोशिश कर रहा हूँ हर चीज़ सबको साथ में लेके चलने की, कैबिनेट में सब जो है एनवायरनमेंट सही हो, कोई यहाँ से जो है कोई गलत रिपोर्टिंग हमारे ऊपर हाईकमांड तक ना जाए, और आपको पता नहीं आप ये आपके अखबार ने जो रिपोर्ट छापा है, इसका किस तरह से एक दुरुपयोग हो रहा है हमारे खिलाफ।" हमने कहा, "ये चीज़ हम समझते हैं, लेकिन अब इसमें हम कुछ कर नहीं पाएँगे, क्योंकि अब ये हमारे स्टेट एडिटर साहब ने इस चीज़ को जब एक्सेप्ट कर लिया है कि सिटी, वो एक डिफरेंस है, आप जो लोग अखबार को नहीं जानते हैं और जो एक कॉर्पोरेट तरीके से चलते हैं अखबार को नहीं जानते, इनको तो शायद बिल्कुल नहीं पता हो कि चलाने का तरीका होता है। तो इसमें आप एक-दूसरे में इन्फिल्ट्रेट नहीं कर सकते, जो उस दिन किया गया था, और वो हमको बड़ा अ, हम पक्के तरीके से जानते थे कि ये जानबूझ के किया गया था। लेकिन उस समय वो फिर वो शादी में मिले तो बातचीत हुई, पर ठीक है, अब ये भी होता है। तो उन्होंने कहा कि ये आपके इस आपके अखबार के एक रिपोर्ट ने जो बिल्कुल सही नहीं है, हमको लगता है। तो मैंने कहा, "आप एक रिजॉइंडर भेज दीजिए फिर, आपका हक बनता है, आप भेज दीजिए।" बोले, "नहीं, अब आपने जब सोच ही लिया है कि आप जो है ठीक नहीं छापेंगे, तो रिजॉइंडर भेज के मैं क्या करूँगा आपको?" कहा कि चलिए देखिए, कई बार ये हो जाता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार हो। हमको ये तो हमको तो कह नहीं सकते थे ना कि भई ये हमारा थोड़ा इंटरनल पॉलिटिक्स भी चल रहा है। तो अब वो हमारी इंटरनल बातें हैं, हम वो किसी और को क्यों कहें? तो क्योंकि उस समय काम कर रहे थे वहाँ पे, तो वो ठीक नहीं था। तो हमने उनको ये तो नहीं कहा, लेकिन कहा कि देखिए, हो सकता है एक आध बार हो गया हो, लेकिन अखबार जो है किस तरह, अब हमारा अखबार इस तरह से काम नहीं करता है। ये सब बातें हुई। फिर हमको ये पता चला कि नितिन पटेल साहब का जो ग्रुप था, उसने इस खबर का बड़ा फ़ायदा उठाने की कोशिश की। तो रूपाणी साहब के लिए वो खबर जो है बड़ी तकलीफ दे रही, ये बात मैं आज भी मानता हूँ, और वो खबर मैं आज भी मानता हूँ कि वो एक तरह से प्रोपोगेटेड खबर थी। उसका जो हेडिंग था, वो ठीक नहीं था। वो जस्टिफाइड नहीं करता था चीज़ों को, पर वो रखा गया और एक तरह से उँगली की गई, और उँगली जो है, उस उँगली की गई, उसकी तकलीफ रूपाणी साहब को काफ़ी हद तक हुई। ये भी वास्तविकता है। अच्छा, तब तक 2017 के चुनाव खत्म हो चुके थे। हमने थोड़ा लीप फॉरवर्ड कर दिया आपको। बीच में जो बहुत सारी घटना है वो रह गई है, तो उस पर थोड़ा कल फ्लैशबैक में जाएँगे, और वहाँ ये बताएँगे आपको कि जब हार्दिक पटेल अमरनाथ अनशन पर बैठे, अपने आलीशान भाड़े के बंगलों में, और वो कुछ 7-8 दिन के ऊपर चल गया, और देश और दुनिया से तो नहीं, देश से लोग आ रहे थे। यशवंत सिन्हा आए, शत्रुघ्न सिन्हा आए, बहुत सारे और भी लोग आए, कांग्रेस के लोग आए, समाजवादी पार्टी के लोग आए, तृणमूल से कुछ लोग आए थे, और एक बड़ा, वो एक देखने लायक बड़ा तमाशा बन गया था। उस के दौरान एक घटना हुई थी, और इसके हम साक्षी हैं। वो हम आपको बताएँगे। क्योंकि थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक घटना हुई, उसके बाद फिर राज्यसभा के चुनाव होने थे, उसमें कांग्रेस के लोगों को तोड़ा जा रहा था, विधायकों को। कांग्रेस जो है अपने विधायकों को लेके बैंगलोर चली गई। वहाँ हमने जो एक रिपोर्टिंग की थी, और वहाँ क्या-क्या देखा था विजय रूपाणी सरकार ने, कैसे जो है अमित शाह के मार्गदर्शन में किस तरह से उसको जीतने की कोशिश कर रही थी, उस चुनाव को, उस पर भी हम बात करेंगे। और फिर गुजरात विधानसभा का चुनाव, जिससे पहले वो एक नारा बड़ा प्रख्यात हो गया था कि विकास पागल हो गया है। उस सब पर बात करेंगे, थोड़ा फ्लैशबैक में जाएँगे, थोड़ा एक जंप करके इस खबर को लेकर। जल कपट वाला जो कपट का मामला था, वो ये था, और जो मुझे लगता है कि रूपाणी साहब को बहुत दर्द दे गया, और मैं आज भी मानता हूँ कि वो हमारी जो खबर का एंगल था, वो ठीक नहीं था। तो वहाँ रूपाणी साहब की बात को हमने निजी तौर पे एक्सेप्ट किया था, ऑफ़िशियली अब नहीं कर सकते, क्योंकि हम अखबार का मैनेजरियल हिस्सा भी थे। तो इस बात को आज यहीं विराम देते हैं, फिर कल ही बात करेंगे, और थोड़ा फ्लैशबैक में जाएँगे। उस हार्दिक पटेल के आमरण उपवास वाला जो पूरा एक पॉलिटिक्स था, उस पर बात करेंगे, क्या-क्या खेल हुए थे।
वो बताएँगे आपको। चलिए आप पार्टिसिपेट कीजिए भाई, कमेंट ज़रूर करें, कैसा लगता है कार्यक्रम ये हमको बताइए। अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए, है ना? सब्सक्राइब करें, करवाएँ और बस बात करते रहेंगे। इस श्रेणी में एक और हिस्से को लेकर हम कल उपस्थित होंगे आपके कोशिश यही करें कि कल ही कर दें। अगर 1 दिन का गैप रहा तो फिर हो सकता है कल नहीं तो फिर परसों आपको ये नया एपिसोड मिल जाएगा। तो चलिए अब तो क्योंकि आवाज़ काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी है, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वैसी ही बनी रहे जैसी है, ऐसी कम से कम इससे खराब ना हो, तो आपसे बातचीत करने में सुविधा हम महसूस कर सकते हैं फिर। आप सब जो जुड़े हैं हमारे साथ उनका बहुत-बहुत धन्यवाद है, जो आगे जुड़ने वाले हैं उनका बहुत-बहुत स्वागत है और आप सब स्वस्थ रहें इसी प्रार्थना के साथ। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।